जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2021 NDA 2 2021 का एग्ज़ाम है आपका 14 नवंबर को। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में ताकि आपको आइडिया मिल सके एग्ज़ाम के अंदर MCQ किस तरह से सॉल्व करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके और यहाँ पर आपकी गलतियाँ जो है कम से कम हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एग्जाम के अंदर सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके लिए ट्रैप जो है किस तरह से बिछाया जा सकता है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनमें से 2 सेंस ऑर्गन्स का एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज रहता है, हमारी आंखों का और हमारे कानों का। क्योंकि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हम ग्रैब करते हैं, इन्हीं 2 सेंस ऑर्गन्स की वजह से कर पाते हैं। और जो सबसे ज्यादा ट्रैप आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो भी इन्हीं से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम यहां पर सबसे पहले इन ट्रैप्स को समझने की कोशिश करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां आपको लग सकती हैं, जहां पर आप हमेशा फंस जाते हैं, जिनकी वजह से आते हुए क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाते हैं। अगर आपको ट्रैप्स के बारे में पता होगा तो आप थोड़े से सावधान रहेंगे। अगर आप सावधान रहेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, एक्यूरेसी को बढ़ा पाना एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे आप घर से निकलते हैं, आपको पता है कि रास्ते में आपको ट्रैप्स मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है, तो या तो आप बहुत सावधानी से निकल जाएंगे या फिर इसके बगल से निकल जाएंगे ताकि आप यहाँ पर फंस ना जाएं। इसी प्रकार से एग्जामिनर आपके लिए कौन से ट्रैप्स बिछा सकता है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन ट्रैप्स के बारे में पता रहेगा तो यहां पर आप क्या करेंगे, सावधानी से इन ट्रैप्स को क्रॉस कर लेंगे या फिर इनके बगल से निकल जाएंगे और यहां पर आपकी एक्यूरेसी भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। अभी यहां पर जो आपकी आंखें होती है ना, आंखों को किस तरह से ट्रैप किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। देखिए, आंखों को ट्रैप करने के बहुत अलग अलग वे हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इजी वे रहता है शब्दों के माध्यम से ट्रैप करना। और इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा जाता है बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या फिर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, तो यहां पर क्या है, एक छोटा सा वर्ड, छोटा सा शब्द, जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्टेटमेंट बदल जाएगी, पूरी की पूरी डेफिनेशन बदल जाएगी और यहां पर पूरे का पूरा पूछने का तरीका और आंसर सब कुछ बदल जाएगा। इसी वजह से यहां पर जो आपके वर्ड्स होते हैं इनको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ वहीं पर इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, नहीं, जब आपको स्टेटमेंट्स दी जाती है ना वहां पर भी इन शब्दों की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पता है। अगर मैं कहता हूं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर मुझे नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, मुझे आर्गन देखने को मिलेगा, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देखने को मिलेगी और इसके अलावा मुझे कुछ और गैसेस के लार्ज प्रोपोर्शंस भी देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं नियॉन की, यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं जीनॉन की, यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की। यानी इस प्रकार से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमें चीजें देखने को मिलती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ लार्ज प्रोपोर्शंस देखने को मिलेंगे नियॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन के। अभी देखिए यहां पर मैंने वर्ड क्या लिख दिया, लार्ज लिख दिया, जबकि हमें पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा है, उसके बाद में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, फिर हमारा आर्गन आता है, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है। लेकिन जो हमारी अन्य गैसेस हैं नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टन, ये सारी जो है छोटे छोटे प्रोपोर्शंस में है। अभी यहां पर जो मेरा वर्ड था एक छोटा सा वर्ड था, उसकी वजह से पूरी की पूरी सेंस जो है बदल जाती है और ये जो स्टेटमेंट मुझे सही लग रही थी ये एक्चुअल में सही नहीं है। यानी जो आपके बेसिक बेसिक से वर्ड होते हैं ना उनकी वजह से यहां पर आपको ट्रैप किया जा सकता है। इसी वजह से इस तरह के ट्रैप्स के अंदर आपको फंसना नहीं है। जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो इमोशनल नहीं होना, ऐसे नहीं करना कि यहां पर ये सारी गैसेस लिख दी हैं
तो ये तो सही होगा, मैंने तो ये पढ़ा हुआ है। नहीं, यहां पर जो छोटा सा वर्ड है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके छोटे छोटे वर्ड हैं ये पूरी की पूरी सेंस को यहां पर बदल सकते हैं। अभी आपको यहां पर पता चल गया जो हमारा शब्दों का हेरफेर है, इससे हमें यहां पर क्या करना होगा, बचना होगा। अभी दूसरे तरह का ट्रैप जो हमारी आंखों के सामने आ सकता है उसे हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। देखिए, आपके सामने जो स्टेटमेंट्स आती है ना, वहां पर जो स्टेटमेंट्स होती है, सेंटेंस होते हैं, उन्हें क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, यानी आपस में बदल दिया जाता है। जो चीजों को आपने पढ़ा है, जिस डेफिनेशन को आपने पढ़ा है, जिस टर्म को आपने पढ़ा है, वो पढ़ी तो आपने है, लेकिन वहां पर जिस चीज को डिफाइन किया जा रहा है और जो टर्म उसके सामने दे रखी है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है, रिवर्स होती है। समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपका जो ओल्ड अलूवियम होता है उससे जो सॉइल बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भांगर। इसी प्रकार से जो आपका न्यू अलूवियम होता है, रीसेंट अलूवियम होता है, उससे जो सॉइल बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं खादर। अभी एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में एक फैंसी सी डेफिनेशन दे देंगे, लेकिन वहां पर क्या कर देंगे, ओल्ड अलूवियम के सामने लिख देंगे इसे हम कहते हैं खादर। अभी क्या होगा, आपने अलूवियल सॉइल पढ़ा हुआ है, आपने टॉपिक पढ़ रखा है, आपने सब टॉपिक पढ़ रखा है, तो आपको क्या लगेगा कि ये स्टेटमेंट है हमारी सही। लेकिन जहां पर भी कोई टर्म दे रखी है, जहां पर भी किसी टर्म को डिफाइन कर रखा है, आपने इतना ध्यान जरूर देना है कि क्या वो टर्म, क्या वो डेफिनेशन उसी चीज की है, कहीं किसी और चीज की तो नहीं है। जैसे एग्जाम में क्या होगा, वहां पर लिख देंगे जो हमारा न्यू अलूवियम से सॉइल बनती है उसे भांगर कहते हैं, वहां पर लिख देंगे ओल्ड अलूवियम से जो सॉइल बनती है उसे खादर कहते हैं। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। कई बार तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगी, लेकिन कई बार क्या होगा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी और वहां पर एक फैंसी सी स्टेटमेंट होगी जो देखने में डरावनी लगती है लेकिन होती नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे शब्दों का कैच होता है, वहां पर सिर्फ भांगर को डिफाइन किया होगा, लेकिन वहां पर ओल्ड अलूवियम की जगह न्यू अलूवियम लिख देंगे, यानी वहां पर जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिवर्स कर दिया जाता है। यानी जहां पर भी आपके सामने कोई डेफिनेशन आती है, चाहे वो आपका साइंस है, चाहे कोई और सब्जेक्ट है, वहां पर ध्यान देना है कि क्या जो टर्म मेंशन कर रखी है और जिस चीज को डिफाइन किया जा रहा है, जो डेफिनेशन दे रखी है, क्या वो आपस में मैच करती है या नहीं करती। ऐसी जगह पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर ऐसी जगह पर जल्दबाजी करेंगे तो आपके आते आते क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा ट्रैप होता है वो हमारा होता है नंबर्स की फॉर्म में, वो हमारा होता है डाटा की फॉर्म में, वो हमारा होता है यूनिट्स की फॉर्म में। समझने की कोशिश करिए। अगर मैं न्यूटन की जगह डाइन लिख देता हूं, अगर मैं मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देता हूं, ग्राम की जगह किलोग्राम लिख देता हूं, सेकंड की जगह और लिख देता हूं, तो यहां पर यूनिट्स को बदल देने से मेरा पूरा का पूरा प्रश्न जो है गलत हो सकता है। इसी वजह से जो आपका यूनिट्स है, जो आपके नंबर्स है, जो आपका डाटा है, ये हमारे लिए ट्रैप का काम करते हैं। जैसे सपोज करिए आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए रहता है वो 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है, लेकिन अगर वहां पर स्टेटमेंट में लिख दिया कि टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए, या फिर लिख दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए, तो यहां पर जो आपका डाटा होगा, यहां पर जो आपके नंबर्स होंगे, ये एक तरह से ट्रैप का काम करेंगे। हो सकता है कि उस क्वेश्चन के अंदर जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पूरा ज्ञान है, लेकिन यहां पर जो आपके डाटा होते हैं, यहां पर जो आपके नंबर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, ये एक तरह से ट्रैप का काम करते हैं। देखिए, यहां पर जो आपके ट्रैप है ना, इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, अगर आपको ट्रैप के बारे में पता होगा तो आप और ज्यादा सावधानी से करेंगे, उन ट्रैप्स में फंसेंगे नहीं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसी के साथ में जिन क्वेश्चन में आपको डाउट होता है
वहां पर रिस्क लेना है या नहीं लेना, ये भी इसी बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पर ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। उसी के अकॉर्डिंग चीजों को एनालाइज करके हम किसी भी क्वेश्चन के ऊपर रिस्क ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा दे रखा है, कोई स्कीम दे रखी है, वहां पर फैक्चुअल चीजों के ऊपर रिस्क लेना कभी भी समझदारी की बात नहीं होती है। इसी वजह से यहां पर जो आपके ट्रैप्स होते हैं आपके लिए दो तरह से फायदेमंद होते हैं। पहले इस तरह से कि जो प्रश्न आपको आते हैं उनके अंदर एक्यूरेसी बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि आप थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। दूसरी चीज, जब भी आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं है, वहां पर आपको सोचना चाहिए कि यहां पर ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। अगर वहां पर ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है तो उस क्वेश्चन पे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने के लिए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। आपको उनमें से भी फिल्टर करना आना चाहिए कि किन क्वेश्चंस को मैं यहां पर अटेम्प्ट करने वाला हूं और किन क्वेश्चंस को यहां पर मैं स्किप करने वाला हूं, क्योंकि आप पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं यही डिसाइड करता है कि आपके मार्क्स यहां पर कितने आने वाले हैं। और समझदारी से पेपर अटेम्प्ट करने वाले बंदे के मार्क्स हमेशा उसके पोटेंशियल से ज्यादा ही आते हैं। अभी यहां पर जो आपके ट्रैप्स होते हैं इनका फायदा हम किस प्रकार से उठा सकते हैं, इनका यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एग्जाम में आपके सामने 4 ऑप्शंस आती हैं। अभी 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी, सही होगी। और यहां पर हर एक ऑप्शन को मार्क करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 25% होती है। अभी यहां पर आपकी 3 ऑप्शंस ऐसी हैं जो आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। अगर यहां पर आपका एग्जामिनर बैठा हुआ है और उसे आपके लिए ट्रैप बिछाना है, ट्रैप बिछाने का मतलब हो गया यहां पर जो आपकी 3 ऑप्शंस हैं इनमें से किसी एक ऑप्शन के टिक करने की प्रोबेबिलिटी को वो बढ़ा देता है, टेंडेंसी को बढ़ा देता है। जैसे समझाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि वर्ल्ड टीचर्स डे आपका कब आता है, और यहां पर मैं एक ऑप्शन दे देता हूं 5 सितंबर, तो यहां पर क्या होगा, जितने भी लोग क्वेश्चन को गलत करेंगे उनमें से 90% बंदे 5 सितंबर के ऊपर ही टिक लगाएंगे। इसी वजह से उनका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि नेशनल टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे के बीच में उन्होंने डिफरेंस समझा ही नहीं। लेकिन मैंने भी उन्हें क्या किया, ट्रिक कर दिया। मुझे पता है कि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि टीचर्स डे आता है 5 सितंबर को, और अगर मैं यहां पर 5 सितंबर भी ऑप्शन में डाल देता हूं तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। यहां पर आपके पास में ऑप्शंस चाहे 4 होंगी, जिनमें से एक आपकी करेक्ट वाली ऑप्शन है, यहां पर 3 इनकरेक्ट वाली ऑप्शन है, लेकिन एक इनकरेक्ट वाली ऑप्शन जिसका आंसर आपका 5 सितंबर होगा, इसको मार्क करने की टेंडेंसी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जब भी एग्जाम में आपके सामने ट्रैप आता है तो यहां पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन होती है उसे मार्क करने की आपकी टेंडेंसी को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अभी यहां पर हमारे पास में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि 2 ऑप्शंस तो उनसे एलिमिनेट हो जाती हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस के अंदर जाकर वो फंस जाते हैं। देखिए, यहां पर 2 ऑप्शंस के अंदर जाकर आप फंसते नहीं हैं, आपको फंसाया जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रैप कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक सही ऑप्शन है और 3 आपकी गलत ऑप्शंस हैं, और अगर 3 गलत ऑप्शंस में से एक को मार्क करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया जाए तो यहां पर आपके पास में 2 ही चॉइसेस बचती हैं। अभी आप कहेंगे कि यहां पर एग्जामिनर आपका फायदा करना चाहता है, एक्चुअल में वो आपका फायदा नहीं करना चाहता। यहां पर ही तो आपका टेस्ट होता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और कैसे अटेम्प्ट नहीं करते। समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां पर जो आपकी 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, अगर मैं तीनों एक जैसी दे दूं, तीनों ऑप्शंस में आपको मुश्किल दे दूं और तीनों को मार्क करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बराबर होगी, तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ आता ही नहीं है। तो यहां पर
आपके रिस्क लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर चाहता है कि आप रिस्क लें, एग्जामिनर चाहता है कि आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग करें। आपको लगता है कि यहाँ पर दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई हैं, तो यहाँ पर 50% चांस है क्वेश्चन को सही करने के। लेकिन अगर आपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया है तो यहाँ पर 50% चांस हो गए हैं क्वेश्चन को गलत करने के भी। समझने की कोशिश करिए, आपका कोई मैच चल रहा है, अभी मैच में कोई आपका अच्छा बॉलर आ जाता है। अच्छा बॉलर आएगा तो बैट्समैन उसे हिट लगाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन अगर सामने कोई पार्ट टाइम बॉलर आ गया जो लॉलीपॉप डिलीवरीज डालता है, तो बंदा क्या करेगा? हिट मारने जाएगा। अभी जब वो हिट मारने जाएगा तो वहां पर उसका प्रश्न सही भी हो सकता है, वहां पर छक्का लग भी सकता है, लेकिन कैच आउट भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर यहां पर मैं सारी की सारी ऑप्शंस आपके लिए मुश्किल डाल दूंगा तो आप तो बिना सोचे समझे आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर दो ऑप्शंस के बीच में आपको फंसा देता हूं तो यहां पर टेस्ट होता है आपके पोटेंशियल का। यानी यहां पर आप छक्का लगा भी सकते हैं और यहां पर आप आउट हो भी सकते हैं। और इसी जगह पर मोस्ट ऑफ द बंदे जो है आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि कितने क्वेश्चंस को यहां पर अटेम्प्ट करना है जिनमें उन्हें डाउट है, या फिर कितने क्वेश्चंस को यहां पर अटेम्प्ट नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर दो ऑप्शंस के अंदर आपको फंसाया जाएगा, और यही आपका असली टेस्ट है कि आप यहां पर छक्का लगाते हैं या फिर आउट होते हैं। यहां पर बहुत सारी डिलीवरीज होंगी जिनके ऊपर ना तो आपको छक्का लगाना है और ना ही आपको आउट होना है। यहां पर भी प्रोबेबिलिटी का खेल है। आपको ऐसे क्वेश्चंस चुनने हैं जिनमें दो ऑप्शंस में आपको डाउट है, जिनमें अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 7-8 क्वेश्चन पे छक्का लगना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर बिना सोचे समझे, जहां पर भी आपको दो ऑप्शंस में डाउट आता है और रैंडमली मार्क करते रहते हैं, तो यहां पर छक्के नहीं लगने वाले, यहां पर बल्कि आप आउट हो जाएंगे। इसी वजह से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आप यहां पर दो ऑप्शंस में फंसते नहीं हैं, आपको यहां पर दो ऑप्शंस में फंसाया जाता है। और फंसाया जाने का मतलब, अगर यहां पर मैं मुश्किल ऑप्शंस दे देता तो यहां पर शायद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी ना करते। लेकिन अगर मैं यहां पर दो ऑप्शन में फंसा देता हूं तो यहां पर आपके अंदर की चिंगारी जो है बाहर आती है कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रहूंगा ही रहूंगा। और जब आपके अंदर से ऐसी भावना आती है तो यहां पर या तो छक्का लगेगा या फिर आप कैच आउट हो जाएंगे। अभी मेन मुद्दा हमारा ये आता है कि अगर हम यहां पर दो ऑप्शंस के बीच में फंस चुके हैं और हमारे सामने ऑप्शन है कि यहां पर किसी एक ऑप्शन को चूज कर लें या फिर क्वेश्चन को स्किप कर दें, तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारा डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। उन्हें मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। पहली चीज ध्यान में रखना, जब भी आप दो ऑप्शन में फंस जाते हैं, एक चीज मत भूलना, जो आपकी नॉलेज होती है ये हमेशा कॉमन सेंस से बेटर रिजल्ट देती है। यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही दो ऑप्शंस में फंस जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी सोचना बंद कर देते हैं कि क्या उन्हें उस चीज के बारे में कुछ पता है या नहीं पता। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं अपनी कॉमन सेंस के ऊपर। ऐसा नहीं करना। कॉमन सेंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको तब जाना होता है अगर आपको यहां पर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज धोखा नहीं दे सकती, कॉमन सेंस धोखा दे सकती है। वो क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत करवा सकती है, लेकिन जो आपकी नॉलेज होती है ना, वो कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं करवाती। इसी वजह से हमेशा अपनी नॉलेज को बैक करना है। अगर आपको दो ऑप्शंस के बीच में किसी चीज को चूज करना है, अगर बिल्कुल भी अता पता नहीं है और स्ट्रांगली कॉमन सेंस का यूज करते हैं और आपको पता चल जाता है कि यही आंसर होना चाहिए, तब जाकर उस आंसर को आपको मार्क करना है। अभी इसके एग्जांपल लीजिए, जैसे आपका ओपेक है। अभी ओपेक के हेडक्वार्टर कहां पर है? आपको पता है ऑस्ट्रिया के अंदर है। अगर मैं यहां पर आपको स्टेटमेंट दे दूं कि क्या जो ऑस्ट्रिया है हमारा ओपेक का पार्ट है, तो आपको लगेगा अगर इसके हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है तो कॉमन सेंस की बात है कि ऑस्ट्रिया भी ओपेक का पार्ट होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पर आपकी कॉमन सेंस काम में नहीं आएगी, यहां पर काम में आएगी नॉलेज। चाहे ओपेक के हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है, लेकिन ऑस्ट्रिया हमारा ओपेक का पार्ट
नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछ लूं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पर हैं और यहां पर ऑप्शन दे दूं आपको शंघाई, यहां पर ऑप्शन दे दूं बीजिंग, तो अभी हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस कहती है कि इसके हेडक्वार्टर होने चाहिए शंघाई के अंदर, लेकिन इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग के अंदर है। यानी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नॉलेज आपको धोखा नहीं देती। जब भी आप फंसते हैं सबसे पहले बैक करना है अपनी नॉलेज को। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो उसके ऊपर विश्वास रखिए, ना कि कॉमन सेंस के ऊपर जाइए। कॉमन सेंस का नंबर जो है हमेशा दूसरा आता है। अगर आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है देन आपको यूज करना होगा वहां पर कॉमन सेंस का। अभी आपको यहां पर पता चल गया जो आपकी नॉलेज होती है ये आपको हमेशा ही बेटर रिजल्ट देने वाली है कॉमन सेंस से। ध्यान में रखना, आपकी जो नॉलेज है हमेशा कॉमन सेंस से बेटर रिजल्ट देने वाली है। ये बात बताने का महत्व क्या है? ये बात बताने का महत्व ये है कि एग्जाम में 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज से ही हो सकते हैं। इसी वजह से अगर आप 10 क्वेश्चंस के बीच में फंसते हैं, 20 क्वेश्चंस के बीच में फंसते हैं जहां पर आपको डाउट है, सबसे पहले देखिए कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं लेकिन किस बेसिस पर करना चाहते हैं। नॉलेज के बेसिस पर करना चाहते हैं, कॉमन सेंस के बेसिस पर करना चाहते हैं। अगर आप नॉलेज के बेसिस पर करना चाहते हैं तो यहां पर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे, मार्क कर देंगे, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से हो सकते हैं, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि अगर आप 10 क्वेश्चंस के अंदर फंसते हैं तो उसमें से भी 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ नॉलेज से हो सकते हैं। इसी वजह से सबसे पहले आपको फिल्टर करना है इनमें से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ नॉलेज से हो सकते हैं। अगर 60% क्वेश्चन आपके नॉलेज से हो सकते हैं, इसका मतलब एग्जाम के अंदर 40% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके कॉमन सेंस से हो सकते हैं। इसी वजह से जब भी आप ऑप्शंस में फंसते हैं, क्वेश्चन में फंसते हैं, सबसे पहले इवैल्यूएट कीजिए कि आपका जो चयन होने वाला है वो नॉलेज के बेसिस पर हो रहा है, कॉमन सेंस के बेसिस पर हो रहा है। क्योंकि अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन कॉमन सेंस के बेसिस पर अटेम्प्ट करेंगे तो उनमें से ज्यादा 4 सही हो जाएंगे लेकिन 6 गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहां पर 10 क्वेश्चन में फंस जाते हैं जिनमें से 5 का आप चयन करते हैं नॉलेज के आधार पर, 5 का चयन करते हैं कॉमन सेंस के आधार पर, तो यहां पर हो सकता है कि नॉलेज वाले 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएं और कॉमन सेंस वाले आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाएं। यानी इन टोटल आपके 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये तब हो सकता है अगर आप कुछ क्वेश्चंस का चयन नॉलेज के आधार पर और कुछ का कॉमन सेंस के आधार पर करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि कभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस का चयन का आधार कॉमन सेंस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको 30 क्वेश्चंस आते हैं और वो 30 क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यहां पर 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए। 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए चाहे आपने नॉलेज का यूज किया, लेकिन जो 2 ऑप्शंस बची, अगर उनमें से ऑप्शन को चयन करने के लिए, चूज करने के लिए आपने नॉलेज का यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस का यूज किया और सभी के सभी कॉमन सेंस के ऊपर ही आपने चूज कर लिया आंसर, तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहां पर आपको क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए। वो क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के माध्यम से हो सकते हैं उन्हें यहां पर स्किप करना ही होगा। आपको क्वेश्चंस का चयन करना है जो आपकी कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं। अभी आपको यहां पर पता चल गया कि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आप कहीं पर भी फंस जाते हैं, तो यहां पर सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि चयन का आधार आपका नॉलेज है या फिर चयन का आधार आपका कॉमन सेंस है। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता चल जाता है, आप डिसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातों का आपको पता होना चाहिए। अगर जो आपका क्वेश्चन है, जो आपकी स्टेटमेंट्स है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, वहां पर बहुत ज्यादा डाटा दे रखा है, तो वहां पर रिस्क लेना कभी भी समझदारी की बात
नहीं होती है। अगर डाटा आपका ऐसा है जो अनयूजुअल है, जैसे अगर मैं कहीं पर भी 26% लिख देता हूं, 63% लिख देता हूं, तो इस तरह के नंबर्स मुझे जनरली देखने को नहीं मिलते। जो इस तरह का डाटा है, इनके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा रहती है। लेकिन जो आपके ज्यादातर यूज होते हैं नंबर्स, जैसे 5 के मल्टीपल्स हो गए, 10 के मल्टीपल्स हो गए, या फिर 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, यहां पर कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डाटा आपका बदल सकता है। अगर 1/3 लिख दिया तो वो आपका 2/3 भी हो सकता है। इसी वजह से जो आपका फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वहां पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से आपके सामने कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये डैम आपका कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, आपसे पूछ लिया जाता है ये वॉल्केनो आपका कहाँ पर है, और अगर आप यहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं, आपको इतना भी नहीं पता चलता कि ये नाम आपका नॉर्थ इंडियन हो सकता है, साउथ इंडियन हो सकता है, या फिर ये जो वॉल्केनो का नाम है ये जैपनीज नाम है, चाइनीज नेम है, या फिर किसी और भाषा से मिलता जुलता नाम है, और अगर आप अपनी कॉमन सेंस से भी इन चीजों के ऊपर नहीं पहुंच सकते, तो यहां पर कभी भी आंसर को मार्क मत कीजिए। अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क लेने के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन रहते हैं जो आपके स्टेटमेंट वाले होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आपका नीदर वन नॉर टू वाला ऑप्शन होता है, इसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% होती है। यानी अगर आपको कभी भी रिस्क लेना है तो कभी भी इस ऑप्शन को चूज नहीं करना चाहिए। अगर तो नॉलेज के आधार पर करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका कहीं पर भी रिस्क इन्वॉल्व है तो इस ऑप्शन के ऊपर कभी भी आपको मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन का ठीक होने का चांस जो है सिर्फ 5% होता है। और अगर 120 क्वेश्चन आपके आते हैं तो मुझे बताइए नीदर वन नॉर टू ऑप्शन वाले क्वेश्चन कितने होंगे एग्जाम में? 20 होंगे, 30 होंगे? उन 20-30 क्वेश्चन का 5% निकाल लीजिए, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वो 5% क्वेश्चन का आंसर जो है नीदर वन नॉर टू हो सकता है। इसी वजह से अगर तो नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, थोड़ा सा भी रिस्क इन्वॉल्व है, तो यहां पर कभी भी इस ऑप्शन को मार्क नहीं करना चाहिए। और ध्यान में रखना, जहां पर भी आपका फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, डैम है, वॉल्केनो है, अगर आपको नहीं पता है तो रिस्पेक्ट करिए क्वेश्चन की और आगे बढ़ जाइए। वहां पर रिस्क मत लीजिए, वहां पर लीजिए जहां पर रिस्क लेना आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। इसी प्रकार से आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो हमारी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव, ये ज्यादातर आपकी क्या होती है? गलत होती है। यानी जहां पर नेवर वर्ड आ गया, जहां पर ऑलवेज वर्ड आ गया, यानी कि इस तरह के वर्ड्स आ गए जहां पर एक्सट्रीम पॉजिटिविटी है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी है, और अगर आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर तो आपको नॉलेज है तो आप पता कर लेंगे कि वो स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जो आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं ये आपकी ज्यादातर गलत होती हैं। 80% ऑफ टाइम ये आपकी क्या होती है? गलत होती हैं। लेकिन बात फिर से वही है कि यहां पर 20% टाइम ऐसा हो सकता है कि वो स्टेटमेंट आपकी सही भी हो जाए। लेकिन ज्यादातर जो आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे एक्सट्रीम पॉजिटिव है चाहे एक्सट्रीम नेगेटिव है, वो आपकी हमेशा गलत होने वाली हैं। यानी अगर आपको कभी रिस्क लेना भी पड़ जाता है, ऐसी दिक्कत आ भी जाती है आपके सामने जहां पर आपको ऑप्शन चूज करना है और वहां पर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रखी है, एक्सट्रीम पॉजिटिव या फिर एक्सट्रीम नेगेटिव, तो यहां पर उस तरह की स्टेटमेंट को हमेशा गलत मानना चाहिए, ना कि हमेशा उसे सही मानना चाहिए। बाकी अगर आपकी नॉलेज कुछ और कहती है तो वो अलग बात है, वो अलग चर्चा का विषय है। अभी अगर यहां पर आपके पास में स्टेटमेंट है जैसे हायर जीडीपी ग्रोथ ऑलवेज लीड टू हायर एम्प्लॉयमेंट रेट। ध्यान से देख लीजिए, हायर जीडीपी ग्रोथ ऑलवेज लीड टू हायर एम्प्लॉयमेंट रेट गलत है, बिल्कुल गलत है।
आपकी जो जीडीपी है अगर वो बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट रेट भी आपका हमेशा बढ़ेगा। ये क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और आपको वैसे भी सोचना चाहिए कि जो आपकी जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट है, क्या ये आपकी डायरेक्टली डिपेंडेंट है? आपका जो पैसा है, पैसे की कंसंट्रेशन है, क्या वो इक्वल है भारत के अंदर? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर भारत की जीडीपी बढ़ रही है तो हर एक बंदे की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हर एक बंदे का लाइफस्टाइल बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। यानी यहां पर ये आपकी स्टेटमेंट कैसी है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और जब भी आपके पास में कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आती है वो ज्यादातर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसी वजह से ध्यान में रखना, अगर आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन आता है, ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है और वहां पर आप फंस जाते हैं, अगर तो आपको नॉलेज है तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो यहां पर जो आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती है, चाहे एक्सट्रीम पॉजिटिव चाहे एक्सट्रीम नेगेटिव, इसे हमेशा ही गलत मानना चाहिए। अगर आप सही मानेंगे तो आपके गलत होने की जो चांस है, गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती है इनके ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसी प्रकार से जो आपकी प्रोबेबल स्टेटमेंट्स होती है इनके ठीक होने के चांस जो हैं काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आपकी कैसी हो गई, जहां पर वर्ड आ रहा है ऑल, जहां पर वर्ड आ रहा है एवरी, जहां पर वर्ड आ रहा है ऑलवेज, जहां पर वर्ड आ रहा है नेवर, तो ये आपके कैसे वर्ड्स हो गए हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स हो गए हैं। अगर यहां पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है तो इनके ठीक होने के चांस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोबेबल स्टेटमेंट्स है, यानी वहां पर प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, तो वहां पर उन स्टेटमेंट्स के ठीक होने के चांस जो है काफी ज्यादा रहते हैं। जैसे अगर यहां पर आपका वर्ड आ जाता है मे, यहां पर आपका वर्ड आ जाता है मे बी, यहां पर आपका वर्ड आ जाता है कैन बी, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात है। और अगर प्रोबेबल स्टेटमेंट्स आपकी रहती हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी की बात है, ऐसी स्टेटमेंट्स के ठीक होने के चांस जो है काफी ज्यादा रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप ऑप्शंस का चयन करते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पर आप फंसेंगे और वहां पर आपका डिसीजन इसी बात के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि कहां पर ठीक होने के चांस आपके सबसे ज्यादा है और जहां पर गलती लगने के चांस सबसे ज्यादा होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, स्किप कर देना है। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का। यानी आप दो ऑप्शंस में फंस गए, आपके पास में यहां पर 4 स्टेटमेंट्स थी, यहां पर आप दो ऑप्शंस में फंस गए। लेकिन जब आप दो ऑप्शंस में फंस गए हैं तो थोड़ा सा एनालाइज करिए, क्या इनमें से किसी ऑप्शन के ठीक होने की वजह से ऊपर वाली कोई ऑप्शन गलत तो नहीं हो जाती, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करती? अगर कॉन्ट्राडिक्ट करती होंगी तो आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। इसी वजह से अपने आंख जो है खुले रखनी है, अपनी आंखों को खुले रखना है और यहां पर देखते रहना है कि कहीं आपस में दो स्टेटमेंट्स जो हमें दे रखी है कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करती। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करती होंगी तो आपके लिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना, वहां पर सही ऑप्शन को चूज करना, सही आंसर को चूज करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपके स्कीम्स वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना होता है। अगर स्कीम्स वाले इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए जहां पर आपकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं या फिर एक या दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो वहां पर आपको क्या ध्यान में देना है, ये ध्यान में देना है जो हमारी स्कीम्स होती हैं इस वजह से लॉन्च की जाती हैं ताकि जिन लोगों को असल में फायदे की जरूरत है उन्हें यहां पर फायदा मिल सके या फिर हमारे देश को फायदा मिल सके। इसी वजह से अगर कहीं पर पुअर वर्ड आ गया है तो वहां पर उस चीज को आपको सही मानना होगा। यानी कि कई बार स्कीम्स वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर ना स्टेटमेंट में लिख देते हैं ये स्कीम जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। अगर इस प्रकार से चीजें लिख दी गई हैं तो वहां पर कभी भी आपको डाउट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि किसी एक या दो केस में वो चीज गलत भी हो जाए, लेकिन अभी अगर कहीं पर लिखा होगा ये स्कीम जो है हर एक लोगों के लिए है तो ये क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पर लिखा है कि ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए है तो यहां पर इसे
सच मान लीजिए, क्योंकि जो आपकी स्कीम्स होती हैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी वाली पॉपुलेशन को ही टारगेट करती हैं। बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको कह देंगे कि क्या ये स्कीम जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करती है या फिर सभी को टारगेट करती है। ध्यान में रखना, जो आपकी स्कीम्स होती हैं आशावादी होती हैं, पॉजिटिव चेंज लाती है और यहां पर किसी एक स्पेसिफिक वर्ग को टारगेट करती है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए जब भी आप अपने आंसर तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार से जो आपकी स्कीम्स होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा आपको एनालाइज करना चाहिए कि हमारे देश के मुद्दे क्या हैं। अगर आपको देश के मुद्दों के बारे में पता होगा तो यहां पर आप आंसर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। कई बार जो स्कीम्स की एब्रीवेशन होती है उसके अंदर ही कुछ ना कुछ छिपा रहता है। कई बार जो वहां पर स्कीम को शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं उसके अंदर ही कोई ना कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि उसका आंसर क्या होता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपका दिमाग चलना चाहिए कि देश के अंदर मुद्दे क्या हैं। अगर स्कीम्स की बात करें तो वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स आती हैं, फार्मर से रिलेटेड स्कीम्स आती हैं, जो आपके गरीब लोग हैं उनसे रिलेटेड स्कीम आती हैं, जो आपके स्किल सेट है लोगों का बढ़ाने के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट है इसके रिलेटेड आपकी स्कीम्स आती हैं, साफ पानी, साफ गैस, बिजली, इनके रिलेटेड स्कीम्स आती है। यानी जो आपके असल मुद्दे हो सकते हैं वहां पर कंसंट्रेट आपको करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस एलिमिनेट करने में ये जो आपकी बेसिक नॉलेज है ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसी प्रकार से अगर किसी स्टेटमेंट में लिख दिया है कि ये स्कीम आपकी सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए है तो यहां पर इसे सच मान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन को टारगेट करने के लिए, वुमेन के बेनिफिट के लिए ही उस स्कीम को यहां पर लॉन्च किया गया हो। इसी प्रकार से अगर कहीं पर लिख दिया गया है कि ये स्कीम आपकी बच्चों के लिए है तो यहां पर अगर तो आपको नॉलेज है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स को गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्कीम्स का बेसिक नेचर क्या है, आशावादी होना, पॉजिटिव चेंज लाना, किसी एक स्पेशल वर्ग को टारगेट करना, उनकी अपलिफ्टमेंट करना ताकि हमारा देश जो है आगे बढ़ सके। इसी वजह से जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपने यहां पर त्यागना नहीं है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई आपकी रिपोर्ट आ जाती है वहां पर इस प्रकार के वर्ड आ जाते हैं स्टेडीली इंक्रीजिंग, यानी कि इस प्रकार की चीजें आ जाती है कि ये चीज जो है लगातार बढ़ रही है, या फिर आ जाता है कि ये चीज आपकी लगातार कम हो रही है, तो ये भी स्टेटमेंट्स आपकी ज्यादातर गलत हो जाती है। सपोज करिए आपको कह दिया जाता है कि पिछले 5 वर्ष में हमारा जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है या फिर कुछ भी है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार कम हो रहा है। ज्यादातर चांस है कि हो सकता है कि बीच में बढ़ा हो लेकिन बीच में थोड़ा सा कम हो गया हो, फिर से बढ़ गया हो। इसी वजह से इस तरह की स्टेटमेंट जो है ज्यादातर गलत हो सकती हैं। तो ध्यान देना, यहां पर जब भी आपके सामने इस तरह के वर्ड्स आते हैं स्टेडीली इंक्रीजिंग, स्टेडीली डिक्रीजिंग, यहां पर आपके लिए ट्रैप हो सकता है। इसी वजह से ज्यादातर इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं इन्हें हमेशा गलत मानना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है किस तरह के प्रश्न आएंगे, आप उनको किस प्रकार से टैकल करने वाले हैं। अभी हम यहां पर इसे थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपके सामने प्रश्न आते हैं सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको जो 100% क्वेश्चन आते हैं आप पहले उन्हें ही अटेम्प्ट करिए। उसके बाद में जब आप क्वेश्चंस के अंदर फंस जाते हैं तो यहां पर आपको देखना होगा कि आप कितने क्वेश्चंस के अंदर फंस रहे हैं और यहां पर उन क्वेश्चंस में से किन क्वेश्चंस को स्किप करना है, किन क्वेश्चंस का यहां पर आपको चयन करना है, अटेम्प्ट करना है और कौन सी ऑप्शन का चयन करना है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले अगर आप फंस जाते हैं तो देखिए कि आपका जो चयन होने वाला है वो नॉलेज के आधार पर होने वाला है या फिर कॉमन सेंस के आधार पर होने वाला है। इसके अलावा अगर आप फंस जाते हैं तो देखिए कि वहां पर ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या कम है। मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से ट्रैप हो सकते हैं, किस प्रकार से आपके सामने ट्रैप जो है बिछाए जाते हैं, डाटा की मदद से बिछाए जाते हैं। आपको मैंने अलग अलग तरह से बताया है जो आपके सामने ट्रैप आ सकते हैं। इसी वजह से अगर आपके सामने ट्रैप बिछाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है वहां पर रिस्क मत लीजिए। इसके अलावा
अगर आपको रिस्क लेना है और अपनी कॉमन सेंस को यहां पर बैक करना है तो ध्यान में रखना एग्जाम में सिर्फ 40% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन सेंस से हो सकते हैं। इसका मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन में फंसे हैं उनमें से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आपको स्किप करना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकते। इसके अलावा यहां पर आपको देखना होगा कि डाटा आपका फैक्चुअल तो नहीं है, आपके स्टैट्स ज्यादा तो नहीं है, यहां पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स तो नहीं है, यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स तो नहीं है, यहां पर प्रोबेबल स्टेटमेंट्स तो नहीं है। यानी ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर फिर आपने कॉमन सेंस का यहां पर यूज करना है, तभी आप यहां पर सही तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप 30 क्वेश्चंस में फंस गए और यहां पर रैंडमली आपने मार्क करना शुरू कर दिया तो बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और अगर बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हो गई तो रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं जाएगा। तो चलिए अभी के लिए विराम लेता हूं, अभी भी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। मिलता हूं, जय हिंद।